हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6th सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम यूनिट 2 के पार्ट 3 को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका जो यूनिट 2 है उसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके सबसे पहले उन्हें देखिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और जो आपका पार्ट 3 है उसका नाम है कहानियाँ और आख्यान। आख्यान का मतलब होता है यहाँ पे नैरेटिव्स, विज्ञापन, ऐतिहासिक धारावाहिक और सामाजिक फिल्में। यूनिट 2 पार्ट 3 है, उसका चैप्टर का नाम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करें नैरेटिव की। नैरेटिव का यहाँ पे सिंपल सा तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जब किसी कथा को बताता है तो वो उस कहानी का नैरेटिव कहलाता है, ठीक है। और कहानियों को समझना, कथाएं और कहानियाँ, मनुष्य स्वाभाविक रूप से कहानीकार है, ठीक है। तो जो मानव है वो स्वाभाविक रूप से क्या है, कहानीकार है। उसको कहानी सुनना और कहानी बताना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हम हर समय कहानियाँ सुनते रहते हैं। हम अपने द्वारा बताई गई कहानियों के माध्यम से अपने जीवन का अर्थ देते हैं, ठीक है। तो हम अपने द्वारा हम कई कहानियाँ बताते हैं, उन कहानियों के अकॉर्डिंग ही हम ज़्यादातर अपने जीवन को जीते हैं। राष्ट्रीय, सरकार, समाज, संगठन, समुदाय और व्यक्ति कहानियाँ या आख्यानों का निर्माण करते हैं। तो कहानियाँ या आख्यानों का निर्माण कौन कौन करता है? राष्ट्रीय, सरकारें, समाज, संगठन, समुदाय, व्यक्ति, ये सब लोग कहानियों के आख्यानों का निर्माण करते हैं। कहानी या फिर आख्यान का निर्माण करते हैं। कहानी मतलब एक स्टोरी बना दी उन लोगों ने, या फिर आख्यान मतलब उस स्टोरी को सुना दिया। कहानियाँ दुनिया की व्याख्या करती हैं और हम उसे अनुभव करते हैं। तो कहानियाँ क्या है? कहानियाँ एक किसी भी एक दुनिया की, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ की, घटना की कहानियाँ हमें क्या करती हैं? अनुभव प्रदान करती हैं। हमें बताती हैं कहानियाँ कि वो चीज़ किस प्रकार की थी, फिर हम उसका अनुभव करते हैं। जबकि कथाएं जानने और संवाद करने की कहानी का एक तरीका है, ठीक है। तो कथाएं क्या है? कथाएं भी कहानियों की तरह होती हैं, परंतु कथाओं पे हम ज़्यादातर विश्वास करते हैं, परंतु कहानियों पे कई हद तक हम विश्वास नहीं करते। कुछ कहानियाँ काल्पनिक होती हैं जो कि मनुष्य अपने मनगढ़ंत जो तरीके हैं उनसे अब बना लेता है, परंतु जो कथाएँ होती हैं उनको हम काफ़ी हद तक विश्वास करते हैं। फिर आता है कहानी का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि अभिनेता क्या कहता है और कथा शोधकर्ता के द्वारा की गई खोजबीन के बाद बताई गई कथा के रूप में प्रदर्शित होती है। तो कहानी का उपयोग हम ये बताने के लिए करते हैं कि अभिनेता, ठीक है, अभिनेता क्या कहता है, अभिनेता ने क्या कहा, ये बताने के लिए हम कहानी का प्रयोग करते हैं। परंतु कथाओं का क्या है? कथाएं शोधकर्ता, शोधकर्ता वो व्यक्ति होता है जिसने किसी एक टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी हो। कथा शोधकर्ता द्वारा की गई खोजबीन के बाद बताई गई कथा के रूप में प्रदर्शित होती है। तो कथा क्या है? एक व्यक्ति ने किसी कथा के ऊपर बहुत ज़्यादा शोध करी और उसके बाद जब उसने शोध कर ली तो उसने उस कथा को लोगों को सुनाया, उसकी अपनी शोध को भी सुनाया, उसने अपनी रिसर्च को भी बताया, ठीक है। तो ये कथा के अंतर्गत आता है। कहानियाँ किसी भी एक घटना को संचालित तरीके से बताती है। कहानी क्या है? कोई भी घटना घटी उसको एक संचालित तरीके से बताने का जो रूप है उसको हम कहानी कहते हैं। कथा कौशल का प्रयोग करके दर्शकों का मनोरंजन और रुचि बनाए रखने के लिए क्या छोड़ना है और क्या रखना है, इसका चुनाव किया जाता है। कथा का कौशल, कथा कौशल मतलब किसी व्यक्ति को कथा सुनाना एक कौशल है, ठीक है। उसको अच्छे प्रकार से कथा सुनाना जिससे कि उसका मनोरंजन बना रहे, ठीक है। और उसका जो कथा के प्रति आप कह सकते हैं कथा सुनने की जो इच्छा है वो बनी रहे। तो इसके लिए कथा कौशल का प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत क्या छोड़ना है और क्या रखना है ये इसका चुनाव किया जाता है। अब आते हैं ऐतिहासिक धारावाहिक। ऐतिहासिक धारावाहिक मतलब भारतीय जो इतिहास है, टीवी का इतिहास है, टेलीविज़न का इतिहास है, इसके अंतर्गत जो ऐतिहासिक धारावाहिक, ऐसे धारावाहिक जो कि पुराने समय से बहुत ज़्यादा फेमस थे, उनके बारे में बात करें तो भारत में टेलीविज़न के इतिहास के माध्यम से अध्ययन करते हुए देखा जा सकता है कि यह सब दूरदर्शन से शुरू हुआ एक मुक्त उपग्रह है, राष्ट्रीय चैनल, ठीक है। तो जो भारत में जो टेलीविज़न है उसके अगर आप इतिहास को देखेंगे तो ये सब कहाँ से स्टार्ट होता है? दूरदर्शन से शुरू हुआ था, जो कि एक क्या है? मुक्त उपग्रह है। मुक्त मतलब कि पूरी तरह से मुक्त है, उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है, वो सिर्फ भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वो क्या है? जो डीडी नेशनल या फिर दूरदर्शन है, ये चैनल गवर्नमेंट का चैनल है, ठीक है। इस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, इस पर जो गवर्नमेंट के शोज़ आते हैं सिर्फ वही दिखाए जाते हैं।
फिर आता है 1980 के दशक के दौरान हम लोग, ये मैं आपको धारावाहिकों के नाम बता रहा हूँ, जो आप कह सकते हैं ना सीरियल के नाम बता रहा हूँ, जो कि शोज़ आया करते थे। हम लोग करमचंद 1985 में, बुनियाद 1986 में, मालगुडी डेज 1986 में, नुक्कड़ 1986 में, रामायण 1987 में, महाभारत 1988 में जैसे दूरदर्शन पर टीवी श्रृंखलाओं का एक युग आया। भारत एक खोज 1988, वागले की दुनिया 1988, विक्रम बेताल 1988 और अन्य। तो ये जो शोज़ मैंने आपको नाम बताए, ये भारत के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध जो नाटक है उनमें से एक है। ठीक है, आपने देखा होगा जो महाभारत और रामायण, ये तो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे कि इनकी कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, इतने ज़्यादा। फिर लॉकडाउन के समय भी आपने देखा होगा कि डीडी नेशनल पर और भी कई चैनल पर ये जो रामायण और महाभारत है, इनके शोज़ प्रदर्शित किए जा रहे थे, दिखाए जा रहे थे लोगों को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और लोग इन शोज़ से काफ़ी हद तक कनेक्टेड है। दूसरा, वागले की दुनिया, विक्रम बेताल, ये भी आपने नाटक अपने बचपन में देखे होंगे। तो ये भारत के प्रसिद्ध नाटकों में से एक है। दूरदर्शन की अधिकांश टीवी श्रृंखलाएं साहित्य रूपांतरण थी। ठीक है, तो दूरदर्शन पर जितने भी शोज़ आए हैं, नाटक आए हैं, ठीक है, ये क्या है, रूपांतरण है। किसी व्यक्ति ने कोई कहानी लिखी, कोई स्टोरी लिखी, ठीक है, और कोई नाटक लिखा और उसको इन लोगों ने क्या करा, इसको इन लोगों ने धारावाहिक के रूप में प्रदर्शित करा। उदाहरण के लिए रामायण कवि तुलसीदास की संस्कृत महाकाव्य कविता रामचरितमानस पर आधारित थी। तो रामायण क्या थी, रामचरितमानस पर आधारित थी, परंतु जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन लोगों ने उसी रामायण को वहाँ से उठाया और उसको एक शो के रूप में बना दिया, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार राम की कहानी को व्यक्त किया गया था। रामायण प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है और हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वहीं दूसरा ग्रंथ महाभारत है। महाभारत का भी रूपांतरण टेलीविज़न पर प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो जो महाभारत और रामायण है, ये भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध महाकाव्य हैं और इन्हीं का रूपांतरण टीवी पर प्रस्तुत किया गया था। अब दूसरा, ये हिंदू धर्म में भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। अब आता है भारत एक खोज, भी जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक रूपांतरण था। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो बुक लिखी गई थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका रूपांतरण है। उसके रूप को बदल के क्या बना दिया गया, भारत एक खोज बना दिया गया, जिसमें भारत के इतिहास और इसकी स्वतंत्रता के बारे में बात की गई थी। फिर आता है मालगुडी डेज, आर के नारायण द्वारा लिखित पाठ एक साहित्यिक रूपांतरण था। ठीक है, तो मालगुडी डेज जो था वो आर के रामायण द्वारा लिखित एक पाठ है। ठीक है, एक साहित्य था, उसका रूपांतरण मालगुडी डेज के रूप में देखने को मिलता है, जो अपने सभी संघर्षों से पीछे हटने के साथ में विशिष्ट भारतीय जीवन के विचारों से निपटता है। तो इसमें आपको भारत के जो विशिष्ट जीवन के विचार हैं, इसको देखने को मिलता है। लक्ष्मण के कार्टून पर आधारित वागले की दुनिया ने दुनिया में अपने संघर्ष और प्रगति के साथ आम आदमी के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित किया। तो जो वागले की दुनिया जो शो आता था, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो आम आदमी के जीवन में जो भी मुद्दे हैं या फिर जो परेशानियां, उनको प्रदर्शित किया गया। विक्रम बेताल सोमदेव द्वारा बेताल 25 का रूपांतरण नैतिकता और न्याय के सवाल से निपटता है। विक्रम बेताल जो है वो कहाँ से लिया गया है, सोमदेव द्वारा बेताल 25 से लिया गया है। 1980 के दशक के अंत तक प्रसारण की देश भर में व्यापक पहुंच थी और इसी पर प्रतिक्रिया अविश्वसनीय थी। अब क्या, वो 1980 के दशक तक जो प्रसारण होता था, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग होती थी, वो बहुत बड़े स्तर पर होने लग गई थी। काफ़ी लोगों के पास टेलीविज़न आ गया था, उन्होंने सिस्टम बना लिया था, वो लोग प्रसारण देखते थे। दूरदर्शन भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक टेलीविज़न नेटवर्क है। भारत के सभी हिस्सों में व्यापक घटना बन गई थी। ठीक है, तो उस समय दूरदर्शन काफ़ी ज़्यादा फेमस था, बिकॉज यही एक चैनल था जो कि पूरे भारत में शोज़ को प्रदर्शित करता था। दूरदर्शन का भारतीय टीवी प्रसारण पर एकाधिकार था। टीवी शो ने न केवल जनता को शिक्षित करने में मदद की, बल्कि इसने भारतीय परंपराओं, संस्कृति और इतिहास को भी इस तरह सबसे आगे लाया जो लोगों के दिमाग को समृद्ध कर सके और कहानियों के माध्यम से लोगों को सोचने पर मजबूर कर सके। तो दूरदर्शन पर जितने भी टीवी शोज़ आते थे, नाटक आते थे, इन नाटकों ने लोगों को बड़े स्तर पर क्या करा, शिक्षित करा। ठीक है, उनको काफ़ी सारा ज्ञान दिया,
अलग अलग प्रकार के जो नाटक हैं उन नाटकों से लोगों ने ज्ञान अर्जित किया, लोग शिक्षित हुए। दूसरा, इस जो टीवी पे शो आते थे डीडी नेशनल पर, इन शोज ने लोगों को कई मुद्दों पर सोचने के लिए क्या करा, उत्साहित किया, उनको मजबूर करा कि आप कुछ मुद्दों पर भी सोचिए, कहानियां प्रस्तुत की। टीवी धारावाहिकों के उद्भव के साथ विज्ञापन का युग आया, जिसके कारण समाज के एक बड़े वर्ग उपभोक्तावाद का उदय हुआ। अब टीवी पर जब नाटक आने लगे तो जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, ये भी आने लगी, और उसी समय उपभोक्तावाद का भी उदय हुआ। विज्ञापन संक्षिप्त और स्पष्ट होने के बावजूद दर्शकों को एक कहानी या कथा के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो जो टेलीविज़न पर जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ये भले ही होते छोटे हैं, परंतु ये लोगों को काफ़ी बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं, जिससे लोग अपने दैनिक जीवन को अनुभव से जोड़ते हैं। फिर आता है विज्ञापन। रेडियो सुनते समय, टीवी देखते समय, अखबार पढ़ते समय या सड़क पर चलते हुए हम कई विज्ञापनों और अंतर्निहित संदेशों को देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, तो आप रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, तो कई आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। रोड पे भी बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं, इन पे क्या होता है, प्रचार होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है। विज्ञापन किसी भी स्थापित मास मीडिया जैसे प्रेस, रेडियो, टेलीविजन और फिल्म के माध्यम से सामाजिक और व्यावसायिक संचार का एक शक्तिशाली रूप है। तो जो विज्ञापन है ये सभी क्षेत्रों में है। प्रेस मीडिया में देखने, प्रिंट मीडिया में आपको देखने को मिलेगा, टीवी, रेडियो, टेलीविजन, फिल्में, ठीक है, इंटरनेट पर ये सब आपको क्या मिलेगा, विज्ञापन। तो विज्ञापन हर क्षेत्र में फैला हुआ है और विज्ञापन के माध्यम से सामाजिक और व्यावसायिक संचार का एक शक्तिशाली रूप है। विज्ञापन क्या है, एक शक्तिशाली रूप है, पावरफुल फेस है विज्ञापन जो लोगों को प्रभावित करने का। एक विज्ञापन को परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि यह अनिवार्य रूप से प्रेरक, संचारक का एक टुकड़ा है। प्रेरक मतलब लोगों को किसी एक चीज़ के लिए प्रेरक करना, उनके मन में उस चीज़ के लिए भावनाएं उत्पन्न करना। प्रेरक क्योंकि यह जनता की राय को प्रभावित करने का प्रयास करता है ताकि यह स्वीकार कर सके कि उसे क्या पेशकश करनी है। तो प्रेरक से क्या तात्पर्य है कि लोगों को किसी एक चीज़ के लिए प्रेरक करना, जैसे कि प्रोडक्ट सेल्स के लिए प्रेरक करना, ताकि वो जो प्रोडक्ट टीवी पे एडवर्टाइजमेंट के रूप में आ रहा है उसे लोग खरीदें। हम विज्ञापनों को उनके द्वारा दिए गए संदेशों के अनुसार व्यापक श्रेणी में रख सकते हैं। पहला आता है वर्गीकृत विज्ञापन, जो संदेश देते हुए आप जो चाहते हैं उसके लिए संपर्क करें। ठीक है, तो ऐसे विज्ञापन भी आते हैं जिसमें आपको क्या चाहिए, आपको संपर्क करना है। दूसरा, उत्पाद विज्ञापन, जिनका उद्देश्य वस्तुओं को प्रस्तुत करना और उनकी बिक्री में बढ़ावा देना। ठीक है, ऐसे विज्ञापन भी आते हैं जिनके अंतर्गत किसी एक प्रोडक्ट की सेलिंग हो रही होती है, प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा होता है। निर्माण, कंपनी या फर्म की छवि बनाने के लिए संस्थागत विज्ञापन, ऐसे भी विज्ञापन आते हैं जो कि किसी कंपनी के बारे में आपको क्या करते हैं, बताते हैं, उनकी छवि प्रस्तुत करते हैं। फिर आता है विज्ञापन लोगों की मानसिकता को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। विज्ञापन लोगों के बीच में तनाव की उत्पत्ति को बढ़ा सकता है। तो विज्ञापन क्या है, लोगों की जो मानसिकता, मेंटालिटी है, उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है विज्ञापन बहुत छोटे छोटे होते हैं तो इससे कोई प्रभावित नहीं होता होगा, बड़े स्तर पर लोग विज्ञापन से प्रभावित होते हैं। दूसरा, विज्ञापन लोगों के मन के बीच में क्या है, तनाव को पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए विज्ञापन कभी कभी समाज के कुछ वर्गों के लिए आपत्तिजनक कुछ चीज़ों को चित्रित करता है जो लोगों के विभिन्न समूहों के बीच तनाव पैदा करती है। तो जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या फिर किसी ऐसी चीज़ को दिखा दिया जाता है जिससे क्या होता है कि समाज का कोई एक ग्रुप हिस्सा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, परंतु वहीं समाज का जो दूसरा हिस्सा है उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दो जो हिस्से हैं उनके बीच में तनाव पैदा हो जाता है। एक व्यक्ति के लिए जो आपत्तिजनक है वही दूसरे व्यक्ति के लिए आपत्तिजनक नहीं हो सकता। विराम, कभी कभी विज्ञापन लोगों की मानसिकता पर आजीवन प्रभाव छोड़ते हैं कि यह चीज़ों को देखने के लिए उन्हें दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो विज्ञापन है ये लोगों की मानसिकता को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। भारत में विज्ञापन के आगमन ने लोगों के नज़रियों को काफ़ी हद तक बदल दिया तथा विज्ञापन की कई ऐसी टैगलाइन हैं उपस्थित थी जो लोगों के सालों तक याद रही। ठीक है, तो अब बात करें टैगलाइन की। तो टैगलाइन क्या होता है, किसी भी एक प्रोडक्ट के साथ उसकी एक टैगलाइन आती है, एक ऐसी लाइन जिसको हम याद रख सकते हैं और वो हमारे मन में बैठ जाती हैं। तो देखें जरा किस किस प्रकार की आती है। आप उदाहरण में ये लिख सकते हैं। सबसे पहले आता है निरमा वॉशिंग डिटर्जेंट के बारे में का विज्ञापन हम सभी आसानी से याद कर सकते हैं, जिसमें एक गृहिणी अपना ऑर्डर लेने के लिए एक किराने की दुकान पर जाती हैं।
और नोटिस करती हैं कि दुकानदार ने उसे गलत डिटर्जेंट दिया है। जैसे ही वह अपनी पसंद की और इशारा करती है, हैरान दुकानदार महिला से कहता है कि वह हमेशा महंगी पसंद करती हैं, पर वही सफ़ेदी, वही झाग कम दाम में मिले तो क्यों ना लें, वे ना लें। अभिनेत्री ने कहा था, क्योंकि निरमा गीत पृष्ठभूमि में बजना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में यहाँ बताया गया कि उस एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं क्या कि एक जो हाउसवाइफ है वो दुकान पे जाती है, वहाँ से डिटर्जेंट खरीदती है और बेसिकली वो उसे गलत डिटर्जेंट दे देता है। तो दुकानदार को वो बोलती हैं, दुकानदार बताता है कि वही कम रेट पे आपको एक अच्छा डिटर्जेंट मिल रहा है। ठीक है, और टैगलाइन दे देती है और गाना बजने लगता है पीछे। तो ये क्या होता है, ये एक जो प्रचार देख रहे हैं लोग, उनके मन में ये बात बैठ जाती है, उनसे ये कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे समय में जब घरेलू उत्पादों के अधिकांश ब्रांडों में महिलाओं को निराश बनाया, इसने उन्हें अपनी पसंद का दिखावा करके सोच को तोड़ दिया। ठीक है, तो जब निरमा आया तो उसने लोगों को, महिलाओं को क्या दिखाया कि आप अपनी पसंद का भी प्रोडक्ट ले सकती है। साथ में कम दाम पे मिल रहा था, तो महिलाओं ने इस प्रोडक्ट की सेल्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करी। आगे देखें तो आता है अपनी टैगलाइन के रूप में असली मसाले सच सच के साथ एमडीएच ने अपने मसालों को बेचने के लिए भारतीय संस्कृति के मूल रूप और परंपराओं का निर्माण किया। अब क्या हुआ, जो एमडीएच के मसाले आते हैं उनकी टैगलाइन क्या है, असली मसाले सच सच। तो ये उनकी एक टैगलाइन है और इसी टैगलाइन के साथ जो इन्होंने अपना ब्रांड स्टार्ट करा था एमडीएच, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और इन्होंने भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग ये सब काम किया। अन्य विज्ञापनों के उदाहरण जैसे संतूर साबुन का विज्ञापन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इसी प्रकार के भारत में और भी कई प्रकार के प्रसिद्ध विज्ञापन हैं जिन्होंने लोगों के मन में बहुत गहरी छाप छोड़ी तथा उनके टैगलाइन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। विज्ञापन भारतीय लोगों की भूमिकाओं, जिम्मेदारी, रुचि और इच्छाओं को बढ़ाने और मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो विज्ञापन क्या करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करें सामाजिक फिल्मों की, तो भारतीय सिनेमा के प्रारंभ से ही फिल्मों को भारतीय प्रवचनों को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखा गया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से जब से फिल्में बनना चालू हुई तभी से भारत का जो आप कह सकते हैं कि भारत में किस प्रकार की स्थिति है उनको फिल्मों के द्वारा दिखाना आरंभ हो गया। कई विद्वानों के अनुसार, दर्शकों और फिल्म निर्माताओं के अनुसार हिंदी फिल्म कहानी कथा होती हैं। अधिकांश फिल्में कहानियाँ या आख्यानों का विषय भारतीय परिवार के जीवन पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो कई ऐसे दर्शक ये कह सकते हैं या फिर विद्वान कह सकते हैं जिन लोगों ने ये बताया कि भारत में जो फिल्में बनती हैं उनका अधिकांश जो मेन जो पार्ट होता है वो होता है कि भारत में जो घरों की स्थिति है उनके बारे में प्रदर्शित करना। भारतीय फिल्में विभिन्न जीवित अनुभव प्रदर्शित करने का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय फिल्में विभिन्न जीवित अनुभव मतलब आप उसको लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे अपने सामने अपने सम्मान के लिए एक पुरुष की चिंता और एक महिला को उसकी विनम्रता के लिए, माता पिता की भक्ति के खिलाफ कामुक प्रेम का खेल, विशेष रूप से पुरुषों के बीच और परिवार के बीच समलैंगिक मित्रता की स्थापना, दूसरों के हितों को लेकर अपने स्वयं के हितों को त्याग करना। तो इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीय समाज का। फिर आता है कि ये जितने भी उदाहरण मैंने आपको बताए ये सारे उदाहरण आपकी बुक्स में भी दिए गए हैं, ये मैंने कहीं एक्स्ट्रा से नहीं ढूंढने हैं। ठीक है, ये सारे उदाहरण आपकी बुक्स में भी दिए गए हैं। भारतीय सिनेमा में सामाजिक फिल्मों की चर्चा करते समय ऐतिहासिक नाम दिमाग में आता है, वह है मदर इंडिया। आप में से कई लोगों ने मदर इंडिया मूवी देखी होगी। ठीक है, तो मदर इंडिया जो भारत के इतिहास की आप कह सकते हैं कि काफ़ी फेमस मूवीज़ में से एक है। यह विशेष फिल्म भारतीय समाज के बीच एक विशेष पहचान रखती है क्योंकि इसके नाम का अर्थ है भारत माता। यह लगभग सभी श्रेष्ठ भारतीय फिल्मों की सूची में पाई जा सकती है। इस फिल्म को आप भारत की जो सबसे विशेष फिल्में हैं, सबसे अच्छी फिल्में हैं, उनकी हर लिस्ट में आप इसको पा सकते हैं। मदर इंडिया को भारतीय महिलाओं का वर्णन करने वाले के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो मदर इंडिया भारत में महिलाओं के बारे में बताती हैं जो साहस दिखा सकती हैं और अपनी गरिमा और अपने परिवार और अपने पूरे समुदाय के लिए एक माँ और बेटी के रूप में अपनी भूमिका को बरकरार रखने के लिए अपनी इच्छाओं को भी त्याग कर सकती हैं। तो इसमें बताया गया कि जो भारत की महिलाएं हैं उनके बारे में कि महिलाएं अपने हितों का भी त्याग कर सकती हैं अगर उनको अपने परिवार, अपने समाज में और अपने जो
फैमिली है उसको अगर बचा के रखना है तो इस फिल्म के गीतों ने भी भारतीय समाज में बहुत गहरी छाप छोड़ी। जैसे कि एक गीत, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो गाना है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था उस समय जब ये फिल्म आई, और इस गाने ने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं छाप छोड़ी भारतीय समाज पर। भारतीय सिनेमा एक विकास के दौर से गुजरा, हालांकि अन्य सिनेमा घरों के प्रभाव के साथ इसने अपनी कुछ विशेष और विशिष्ट विशेषताओं को बनाए रखने की कोशिश की है। शुरुआत से ही भारतीय सिनेमा में सदियों से चली आ रही विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक रूप और विरासत की शैलियाँ सौंदर्य शास्त्र से प्रेरणा ली। तो भारतीय जो सिनेमा है वो आप कह सकते हैं कि विकास के दौर से गुजरा। ठीक है, कई ऐसी फिल्में बनी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। ठीक है, विशेषताएं काफ़ी आप कह सकते हैं कि बहुत सारी हैं। दूसरा, शुरुआत से ही भारतीय सिनेमा में सदियों से चली आ रही विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक रूप और विरासतों की शैलियाँ सौंदर्य से प्रेरणा ली। तो भारतीय जो सिनेमा है उसने प्रेरणा कहाँ से ली? जो सदियों से चली आ रही विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक और विरासत की जो शैलियाँ हैं वहाँ से। यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक धारावाहिकों, फिल्मों और विज्ञापनों सहित भारतीय मीडिया अपने प्रवचन के लंबे इतिहास में एक विशाल और मूल आख्यान को आकर्षित करने का सक्षम रहा। तो आप जब इतना पढ़ चुके हैं तो आपको अब ये पता चली गया होगा कि जो भारतीय सिनेमा है, विज्ञापन का क्षेत्र है, ठीक है, फिल्मों का क्षेत्र है, तो ये सब क्या है, भारत में काफ़ी बड़े स्तर पर है। दूसरा, ये आख्यान, मूल आख्यान मतलब मूल रूप से नैरेटिव करना, किसी चीज़ को बताने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट 2 पार्ट 3 का नोट्स। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अभी आपके यूनिट 2 के और भी पार्ट्स आएंगे तो आप वेट करिए, जल्द से जल्द आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं नोट्स बनने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी वर्क चल रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो मिल जाएगी। तो जैसे आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वाले नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइज।